Hello everyone. So let us discuss another type of distribution, that is normal distribution of the probability chapter only. Since now we have discussed, आपने देखी होंगी वीडियोस, मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाया और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाया. Now we are discussing with the last type, that is normal distribution. अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज. देन वी विल डिस्कस टू क्वेश्चंस ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट. तो सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं. वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जनरली हम लोग उसको कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. तो वो जब भी हम कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे या कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मेन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है. तो ये आप पैराग्राफ देखेंगे, इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया हुआ है. रैंडम वेरिएबल, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल होता है, इज अ कॉन्टिन्यूअस इफ इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू इन सम इंटरवल. A continuous random variable usually represents the data that are measured such as height, weight, distance and time. तो continuous random variable क्या होता है? जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करता है जिसमें height, weight, distance and time आए. The probability distribution of a continuous random variable is called continuous probability distribution. तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सिंपली वी कैन कॉल इट एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं या क्या होता है, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो एक बेल शेप्ड कर्व होता है. जैसे घंटी होती है ना, बेल, तो बेल शेप्ड कर्व विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली टू द राइट एंड टू द लेफ्ट एंड नेवर टचेस द एक्स एक्सिस. तो यू कैन सी, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मैंने यहाँ पर एक्स लिखा भी हुआ है, और ये हमारी एक बेल शेप जा रही है. देखिए बेल शेप मैंने यहाँ लिखा हुआ है. तो और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये लाइन क्या करती है, इस कर्व को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको हाफ से हाफ डिवाइड कर दूं और इसके ऊपर इसको फोल्ड कर दूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे या सेम उसका क्या होगा, सिमेट्रिकल शेप बन जाएगा. तो ये जो होता है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. म्यू हेयर कैन बी टेकन एज मीन, मीडियन, मोड. तो इस केस में क्या होता है, ये जो लाइन होती है ये हमारी फिगर को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो नॉर्मल, ये हमारी टेल्स होती हैं, ये जो दोनों एंड है ये हमारी टेल है और ये हमारा टॉप बेसिकली. ठीक है, तो देखिए कई बार थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बिकॉज ये वाला जो शेप का कर्व है ना, ये हम लोग यूज करेंगे इन क्वेश्चंस आल्सो. अब जैसे आप देखिए ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये बेल शेप कर्व है, ये लाइन जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं टू इक्वल हाफ्स में. ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ये कहेगा ये जो टोटल एरिया है ना एक्स एक्सिस और बेल शेप के बीच में, इसको ये लोग 1 मानते हैं. तो अभी मैं प्रॉपर्टीज में आपको समझाऊंगा. तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, the normal curve is the bell shaped and is symmetric about the vertical line through mean. तो मैंने बताया था इसको मीन भी बोलते हैं. तो सिमेट्रिकल मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है और हम इसको रैप करेंगे तो एक के ऊपर एक ये फोल्ड हो जाएगा, दैट इज सिमेट्रिकल. इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस. ये कभी भी आप देखेंगे ये जो टेल्स है ना, ये एक्स एक्सिस के क्लोज तो आएंगी बट देखिए टच नहीं करेगी. द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एंड अबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्मल कर्व है इसके अंदर टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है ये 1 होता है. तो प्लीज रिमेंबर ये जो टोटल एरिया नॉर्मल कर्व के अंदर यहां से लेकर यहां तक है ये 1 होता है, हम इसको 1 मानते हैं. सिंस ये लाइन बीच से डिवाइड करती है तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो एरिया होता है ये 0.5 हो गया,
और ये लाइन से लेकर ये नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया ये कितना हो गया 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1। तो वो यही कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर बेल शेप के बीच में कितना एरिया होता है 1, जिसमें से ये सिमेट्रिकल 0.5 इधर और 0.5 इधर। ये 0.5 का रिलेवेंस आपको मिलेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। नो पोर्शन ऑफ नॉर्मल कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस, जब हमने बोला कि ये टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो नीचे तो वो वैसे भी लाई करेगा ही नहीं। इट हैज इट्स मीन, मीडियन एंड मोड एट द सेम पॉइंट, तो बेसिकली वो कहता है कि मीन, मीडियन, मोड, अगर हम हमारा ये नॉर्मल कर्व है तो यहीं पर ये जहां पर म्यू है यही मीन है, इसी पॉइंट पे हमारा मोड है और इसी पॉइंट पे हमारा मीडियन है। ये मैंने आपको एक्सेल इन स्टैटिस्टिक्स में बताया भी हुआ है, आप उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व चेक कर सकते हो, मैंने वहां रीजन भी बताया इसका। इट हैज इट्स ओन मीन, मीडियन एंड मोड एट द सेम पॉइंट। द पैरामीटर्स, अब ये आ गया म्यू। अब हम इस नॉर्मल कर्व के अंदर प्लीज रिमेंबर हम एक डिस्कस करेंगे म्यू, म्यू हेयर बेसिकली मींस मीन ओनली, और हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो नॉर्मल कर्व जो बेसिकली हम करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो मीन से कितना डेविएट करेगा उसका रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। So you can see the parameters mu and standard deviation are the mean and standard deviation of the random variable, हमने कोई भी random variable x मान लिया, mu उसका mean हो गया और standard deviation उसका हमें given होगा, ठीक है। then given होगा हमारा इस केस में। the normal curve has its own point of inflection at ये mean plus minus standard deviation। तो देखिए मीन हमारा एवरेज होता है। अगर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इधर की वैल्यूज जो जनरली होती है राइट साइड वाली, ये पॉजिटिव वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं, और ये लेट्स से 0 हो गया या कुछ भी आप कह सकते हो मीन, और ये वाली जो वैल्यूज होती हैं ये माइनस, नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। एरिया लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट ये जो वैल्यूज हैं ये हम जब प्लॉट करेंगे तो माइनस वाली वैल्यूज म्यू के लेफ्ट साइड में आएंगी और प्लस वाली वैल्यूज म्यू के राइट साइड में आएंगी। तो ये आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अगेन सेम बेल शेप डायग्राम में आपको बता रहा हूं, एंड नाउ हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। तो सी क्या लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व एज फॉलोज। अब यहां देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा वर्टिकल लाइंस बनाई है। ये रहा हमारा म्यू, ये म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये वाली वैल्यूज प्लस की, जैसे मैंने आपको बताया था म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो कहता क्या है, जैसे मैंने बोला इस टोटल एरिया के अंदर जो कर्व होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि भाई जो हमारा म्यू है वो मीन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन या तो हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना कि एवरेज हमारा मीन है, तो डेविएट कितना कर रहा है, तो डेविएट वो ऊपर भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है, जैसे भी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू डेविएट करके बढ़ रही है तो उसमें प्लस कर देंगे, और डेविएशन डाउन हो रही है तो माइनस कर देंगे। तो मैंने आपको बताया म्यू इज नथिंग बट 0 है, हम इसको एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस वाली वैल्यूज इधर आती हैं और प्लस वाली वैल्यूज इधर। तो सबसे पहले वो कह रहा है अगर म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों के बीच में एरिया, यहां से लेकर यहां तक एरिया कितना रिप्रेजेंट करता है 68.27। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ, और मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है अबाउट 68.27% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन टू म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां से लेकर यहां तक का, जैसे 100% 1 होता है ना, तो कितना एरिया होगा 68.27। अब डेविएशन ज्यादा है तो वो कहता है कि म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल हमारा पूरा 1 है, 100% 1 मतलब 100% हो गया, तो म्यू 2 माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू 2 और यू कैन से म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके बीच में हमारा एरिया आता है 95.45%। और अगर ऐसे 3 के मल्टीपल्स में हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस, तो म्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन,
म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 99.73%। ये बेसिकली अगर आप चेक करोगे ना परसेंटेज, ये हमारे क्वेश्चंस में तो इतनी यूज नहीं होगी, लेकिन कल को जब आप रिसर्च वर्क करते हो तो ये जनरली हम बोलते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल है या 99%, तो वो इस तरीके से निकलता है। तो आपको सिर्फ ये याद करना है कि म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन से म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितना एरिया आता है, 60 अराउंड अबाउट 68%। अगर हम म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो 95.45, और अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो 99.73। तो कल को अगर आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज या कुछ पूछ सकते हैं तो आप उसको ये रिप्रेजेंट और ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उसमें। नाउ अब हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल का, हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए अब हम एक दो फॉर्मूले में आपको डिस्कस करूंगा, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जनरली हमने बोला हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो है x, तो लेकिन हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वो हम जनरली z की वैल्यूज में रिप्रेजेंट करते हैं, z और z बोलते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। तो z बेसिकली मतलब क्या होता है, तो हमें x रैंडम वेरिएबल को z की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। x की वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, z में। तो इफ z इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू इक्वल टू 0, जो मैंने आपको बताया कि हम इसको 0 अज्यूम करते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1, मतलब अगर z नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जहां पर म्यू 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, देन z इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बताया हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। नाउ एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, ये आपको फॉर्मूला अब याद करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इफ x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन को हम क्या बोलते हैं, म्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देन एन इक्विवेलेंट एरिया इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अंडर अ नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व। मतलब हम कहते हैं कि अगर हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज है जहां पर हमारा मीन है म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व में। नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व का मतलब क्या है, जो हमारी x की वैल्यू है हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, z में। तो वही लिखा हुआ है, दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग z इनटू अ सिंगल नॉर्मल इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो आपको x रैंडम वेरिएबल को z में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, z, आपको जो वैल्यू कन्वर्ट करनी है वो हमारे को z में मिलेगी, इक्वल टू x जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा माइनस म्यू जो हमारा मीन क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मान लीजिए हमारा एक ही रैंडम वेरिएबल है x, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन कई बार हो सकता है रैंडम वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, जनरली हमारे पेपर में एक और दो ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो व्हेन x लाइज बिटवीन द वैल्यूज, तो तब हम उसमें क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2। देन हम रैंडम वेरिएबल जो है z, इसकी भी दो वैल्यू निकालेंगे, z1 एंड z2। समझ में आया। तो अगर एक रैंडम वेरिएबल होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हुए तो हम फॉर्मूला सेम ही रखेंगे, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये x की जगह x1 और x2 हो जाएगा। तो लेट मी शो यू। सो यू कैन सी, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल होंगे तो x1 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो सेम ही रहेगा, एंड z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हेंस वी कैन राइट इट ऑल्सो, अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला ये नॉर्मल कर्व है, तो हमारे दो रैंडम वेरिएबल है, तो x1 और x2। तो बेसिकली हम क्या करें, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ठीक है, लेस देन x, और x2 क्या होगा, x से बड़ा होगा। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x हमारा एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो गया, एक उसका स्मॉल पार्ट हो गया, तो x1 इज स्मॉलर देन x, और जो दूसरा पार्ट होगा वो उससे बड़ा होगा, बिकॉज जनरली हमने देखा वेरिएशंस क्या हो सकती हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, तो ये x2 हो गया। तो हमने x1 और x2 को ही कन्वर्ट किस में करा है, z1 और z2 में। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 लेस देन z लेस देन z2। ये अभी हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है,
अब ये देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है और मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि वीडियो में टाइम सेव हो, तो मैंने ये पेंसिल से कर्व भी बनाया हुआ है, बट हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन में वैल्यूज भी देखनी पड़ेंगी और हमें टेबल भी चेक करना पड़ेगा। सो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन, और मैं आपको वैल्यू फिर बीच में बताऊंगा इसमें। सी इफ x is a normally distributed with mu is equal to 20 and standard deviation is equal to 4, find each of the following probabilities। तो प्लीज रिमेंबर, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक तो हमें म्यू दिया हुआ है 20, मीन दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4, और हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है x। तो हमारा इस केस में एक ही रैंडम वेरिएबल दैट इज x अभी तक। ठीक है, लेकिन अभी वो हमें पॉइंट से पता लगेगा। पहला केस कह रहा है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 15, सॉरी आई हैव मिसरेड इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 15, तो x की वैल्यू 15 से बड़ी हो। तो ये x की वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले हम z का फॉर्मूला लगाएंगे। अब a की वैल्यू है 15, तो हम कैसे यूज करेंगे, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि a की रैंडम वेरिएबल 15 दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम पुट करेंगे 15 माइनस व्हाट इज म्यू 20 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा माइनस 1.25, माइनस 1.25 है, माइनस में वैल्यू आ रही है। तो अब देखिए मैं आपको इसके अंदर एक चीज समझाता हूं। लेट मी ड्रॉ इट विद द पेन ओनली। मैंने बोला था ये वाली वैल्यू हमारी सेंटर वैल्यू होती है, जिसको हम म्यू बोलते हैं। अब मैंने बोला था माइनस वाली वैल्यूज इधर आएंगी और प्लस वाली वैल्यूज इधर आएंगी। तो लेट से मैं माइनस 1.25 को यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, अब आप कहते हो कि क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1.25, क्योंकि हमने सॉरी z ग्रेटर देन माइनस 1.25, नॉट ओनली 1.25 बिकॉज हमारी यहाँ वैल्यू माइनस में है। तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन माइनस 1.25, क्योंकि हमने x की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लिया, z में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब आप चेक कीजिए, अब आपको क्या चेक करना है। ये मैंने बोला माइनस 1.25 इधर आएगा बिकॉज म्यू तो यहाँ पर मीन होता है दैट इज 0। तो अब वो कह रहा है कि 1.25 से बड़ी वैल्यू निकालो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब 1.25। अब जनरली जब हम माइनस में जाते हैं तो माइनस में 1.25 जब मैंने यहाँ प्लॉट किया तो ग्रेटर वैल्यू राइट साइड में आएगी, लेफ्ट साइड में तो और छोटी वैल्यूज होंगी, क्योंकि आगे माइनस के केस में आपको पता है उल्टा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस 1.25 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा माइनस 1.30, तो माइनस 1.30 स्मॉलर वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू 1.25। तो इसका मतलब हमें इससे बड़ी वैल्यूज निकालनी है। तो अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ तो हमें क्या आंसर निकालना पड़ेगा, हमें ग्रेटर वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये सारा एरिया निकालना होगा, ये पूरा शेडेड एरिया, ये पूरे एरिया की वैल्यू निकालनी, जबकि हमें पता है टोटल कर्व के अंदर हमारी वैल्यू कितनी होती है 1। लेकिन अब एक चीज चेक कीजिए, मैंने आपको बताया था ये जो सेंटर वाली वैल्यू होती है हाफ होती है। तो ये वाला एरिया तो मुझे पता है 0.5 है एरिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज वैल्यूज। ये वैल्यू 1.25 या यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो अलग है। ये एरिया मेरा कितना है 0.5, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का कितना एरिया होगा, क्योंकि मुझे पता है ये भी 0.5 होता है, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, मैं आपको वैल्यू बताऊंगा कैसे आएगी, माइनस 1.25 लेस देन z लेस देन 0, क्योंकि अब 0 तक वैल्यू चाहिए, और ये वाली और 0.5 मैंने अलग से लिख दिया। कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो मुझे एरिया निकालना था, अब मुझे क्या एरिया चाहिए। अब देखिए इसको रीइंटरप्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन माइनस 1.25, तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट माइनस 1.25 से बड़ी वैल्यू चाहिए z की, तो बड़ी मतलब इधर की वैल्यू आ गई, लेकिन 0 से छोटी, तो 0 यहाँ पर है, तो 1.25 से बड़ी और 0 से छोटी, तो मतलब ये वाला एरिया आ गया, स्पेसिफिकली ये वाला एरिया।
और 0.5 हमने इधर का ले लिया, हमें इधर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है हाफ के बाद इधर का एरिया कितना हो जाता है 0.5। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1.25 की वैल्यू चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे आप देखिए इसके अंदर, तो मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखा रहा हूं। इसके लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व चाहिएगा। तो देखिए ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, यू कैन चेक, ये लिखा हुआ है एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, दिस इज गिवन टू अस। अब हमें चाहिए थी 1.25 की वैल्यू, तो आप यहाँ चेक कीजिए, ये रहा z और ये हमारे को पॉइंट्स में लिखी हुई वैल्यू। ये तो हमारे को बेसिकली क्या होता है, डेसिमल्स की वैल्यू, बाद की वैल्यू है। यहाँ देखिए हमें चाहिए 1.2, तो ये रहा 1.2, हमें चाहिए 1.25। तो 1.2 में हम 5 वैल्यू चेक करेंगे। तो 5 वैल्यू आप चेक करोगे 1.25 में फिफ्थ, क्योंकि देखो 1.2 प्लस, अब यहाँ पर आ रहा है 1.2 प्लस 0.05, तो ये 1.25 बन जाएगा। तो हमारे को कौन सी वैल्यू चाहिए, 1.2 के 5 में, तो हमारी कितनी वैल्यू है ये अब चेक कीजिए, 0.3944, ये रहा 0.5 और ये रहा 1.2। कल को आपको वैल्यू चाहिए 1.73 फॉर एग्जांपल, तो 1.73 ये रही 0.4582, आपको चाहिए 0.35, नॉट अब 1 आगे 2 आगे कुछ नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे, 0.3 ये रहा, 0.3 के 5 में, तो ये रही वैल्यू 0.1368। तो मैं आपको सिर्फ ये इसमें बता रहा हूँ बिकॉज जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्टली मैं वैल्यू वहां लिख दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसका आंसर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी ये आएगी, तो हमारी कितनी वैल्यू आई, तो आप बताइए इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप लोगों के क्वेश्चन में मन में डाउट होगा कि माइनस है, लेकिन वहां तो कोई माइनस प्लस, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, वैल्यूज हमारी नॉर्मल प्लस में ही वैल्यू आती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 z 1.25 प्लस 0.5, ये ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आप यहीं छोड़ दीजिए, -1.25 लेस देन z लेस देन 0 प्लस 0.5, ठीक है। तो अभी हमने बताया 0.5 की, मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी थी हमारी, दैट इज 0.3944, जो भी आपको समझाया, प्लस 0.5। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 0.8944, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको अगर ये वाली लाइन नहीं लिखनी, ये वाली बीच में, तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, ये सिंपल था। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में देखिए दो वैल्यूज है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 21, ठीक है, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी 21 लेस देन x एंड x वुड बी लेस देन 25। तो अब हमारे यहाँ पर दो रैंडम वेरिएबल हो गए, तो इसका मतलब x1 21, x2 25, और बाकी x और म्यू, तो म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, z1 और z2 की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट्स से फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस म्यू, तो 21 माइनस 20 डिवाइड बाय 5, और यहाँ क्या आएगा 25 माइनस 20 डिवाइड बाय 5। तो अब चेक करेंगे, हमारा आएगा 0.25 और ये वाला आएगा हमारा 1.25। तो अब यू कैन सी, अब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही हैं। तो ये हमारा म्यू था, सेंटर लाइन। अब देखिए 0.25 प्लस में है, माइनस में नहीं है, तो वो कहाँ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.25 कहाँ आएगा हमारा, लेट्स से यहाँ, और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है 1.25, तो ये कहाँ आएगी, लेट्स से यहाँ। तो वो क्या बोल रहा है आपको, मतलब 21 से बड़ा, तो मतलब 0.25 से बड़ा, तो 0.25 से बड़ा मतलब राइट साइड, और यहाँ पर है 25 से छोटा, यही है ना, x वुड बी लेस देन 25, तो 25 की वैल्यू क्या है 1.25, तो 1.25 से छोटा, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 0.25 से बड़ा और 1.25 से छोटा, तो इसका मतलब दे आर आस्किंग फॉर दिस एरिया, ये लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं। जबकि हमें पता है ये टोटल एरिया हमारा 0.5 होता है, ये वाला पूरा, लेकिन हमारे को ये छोटा सा एरिया चाहिए, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी
सिंपल उसको रीच कर दिखा देते हैं। 21 लेस देन एक्स लेस देन 25 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी 0.25 लेस देन z लेस देन 1.25। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए 1.25 ये वाला जो एरिया है इससे छोटा, तो कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर आप म्यू से लेकर 1.25 की वैल्यू निकालोगे तो म्यू ये पूरी वैल्यू देगा, और 0.25 से म्यू तक की वैल्यू ये पूरी देगा। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा इस केस के लिए, अब देखिए आप समझना ध्यान से। प्रोबेबिलिटी मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 0 लेस देन z लेस देन 1.25 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 2.25। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जब हम वैल्यू निकालेंगे तो म्यू से लेकर 1.25 ये पूरी वैल्यू इंक्लूड करेगा, यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया इंक्लूड करेगा। और ये जो 0.25 है ये कितना एरिया इंक्लूड करेगा, म्यू से लेकर 0.25। तो मुझे चाहिए कौन सा एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1.25 ये जो पूरा एरिया है इसमें से ये 0.25 ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएंगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्योंकि इस केस में हमें देखिए क्या कह रहा है, 25 से छोटी वैल्यू मतलब 1.25 से छोटी, तो 1.25 यहाँ 1.25 है, इससे यहां तक का म्यू तक का सारा एरिया ये वाला होगा। लेट मी शेड इट फॉर यू। 1.25 कह रही है यहां से लेस देन बोल रहा है, तो लेस देन मतलब यहां से म्यू तक, और 0.25 जो एरिया है वो भी कहां से होगा, यहां से लेकर म्यू तक। लेकिन वो क्या कह रहा है, आपको 0.25 से बड़ा एरिया चाहिए और 1.25 से छोटा एरिया चाहिए। तो इसका मतलब आपको ये वाला एरिया चाहिए इसमें। तो ये कैसे निकलेगा, 1.25 एरिया से हम 0.25 वाले एरिया को माइनस कर देते हैं। तो सेम अब आप यहाँ पर आप चेक कीजिए, अब आप चेक कीजिए 1.25 की तो वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, मैंने बोला था चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं देगा। तो हम लिखेंगे 0. तो कैसे लिखेंगे इसको, 0.3944 माइनस 0.25 की वैल्यू आप चेक करेंगे टेबल में। लेट मी शो यू वंस मोर। तो 0.25 देखिए 0.2 के 5 में ये रहा 0.0987। तो इस एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे 0.0987। तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा इसमें, और ये कितना आएगा हमारा 0.2957। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू हम कैसे कर रहे हैं। हमें ये चेक कैसे करना है कि जैसे यहाँ पर ग्रेटर था तो इससे बड़ा, ये बड़ा सारा एरिया आ गया, इससे पूरा बड़ा। लेकिन यहाँ कह रहा है 21 से बड़ा और 25 से छोटा। तो 21 की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.25, तो 0.25 से बड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़े का साइन है, x बड़ा है उससे, और 25 से छोटा तो 1.25 से छोटा, तो मतलब ये वाला एरिया चाहिए। तो आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट वेरी मच क्लियर टू यू। लेट अस डिस्कस द थर्ड पार्ट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसमें देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 लेस देन x लेस देन 22, मतलब 22 से हमें क्या चाहिए, हमें क्या वैल्यू चाहिए, x की जो वैल्यू है वो 16 से, हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू जो है वो 16 से बड़ी होगी और 22 से छोटी होगी। हम इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे पास दो वेरिएबल दिए हुए हैं z x1 एंड x2, तो हम इसका यूज करेंगे। सो लेट अस डिस्कस द थर्ड पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे दो रैंडम वेरिएबल कौन से हैं, एक तो हो गया x1 और एक हो गया x2। तो दिस इज 16 एंड x2 इज 22। तो अगेन वी विल फाइंड आउट टू, दैट इज z1 एंड z2। तो सेम है 16 माइनस 20 अपॉन 5, 22 माइनस 20 अपॉन 5। तो जैसे अभी हमने वहां किया था सेम हम यहां करेंगे। तो यहां आएगा -1 और यहां का आंसर आपका आएगा दोबारा, दैट इज 0.5। वैसे तो अगर आप मेरी लाइव क्लास में होते तो मैं आपको कहता कि आप खुद निकालो। तो अगेन ये म्यू हमारा आ गया। तो अब देखिए क्या वैल्यू चाहिए,
-1 हम लोग क्या करेंगे, माइनस इधर वाली वैल्यू प्लॉट होगी, तो लेट से यहां मैं -1 बना देता हूं, और 0.5 पॉजिटिव में आएगा तो 0.5 में नहीं, मैं ये डिस्टेंस को मैटर नहीं कर रहा, बिकॉज ये इतना मैटर पेपर में भी नहीं करता, बट आप थोड़ा सा कम डिस्टेंस लेना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए ऐसे किया। तो अब एक चीज बताइए आप, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप खुद सोचिए, क्या हमारा इक्वेशन कैसे था, प्रोबेबिलिटी क्या था, 16 लेस देन x 22, तो मतलब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू जो है, जो हमारी ये जो वैल्यूज आई हैं, ये 16 से बड़ी हो, तो 16 की वैल्यू क्या है, -1, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, -1 से बड़ी, तो बड़ी का मतलब होता है ये पूरी वैल्यू, और 0.5 से छोटी, क्योंकि 22 किसका है, 0.5 का, तो लेस देन है, तो इसका मतलब 0.5 से छोटी लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब हमें ये दोनों एरिया चाहिए, -1 से पॉइंट, तो प्लीज रिमेंबर ये जब भी हम कहते हैं -1 से बड़ी, तो बड़ी का मतलब होता है -1 से लेकर म्यू तक, और जैसे कह रहा है 0.22 से छोटी, या ठीक है ना, तो 0.5 से छोटी, तो 0.5 से लेकर म्यू तक, तो मतलब अब इसमें कह रहा है -1 से बड़ी और 0.5 से छोटी, तो इसका मतलब हमें ये टोटल एरिया चाहिए दोनों को मिला के, तो ये तो बहुत सिंपल है। फिर इस केस में फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे, इक्वेशन हम एक बार लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी सेम यही 16 लेस देन x लेस देन 22, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 0.25 लेस देन z लेस देन, सॉरी इट वुड नॉट बी 0.25, इट इज -1, वो सेकेंड पार्ट में था, -1 लेस देन 0.5। तो अब हमें एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया, तो वी हैव टू सिंपली ऐड, मैंने आपको सिखा भी दिया, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो इस केस में आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है, या अगर आपको ऐसे आपको कंफ्यूजन होता है तो आप सिंपल इसमें क्या कर सकते हो, अब हमें क्या चाहिए, -1 से लेकर म्यू, तो 0 हो गया ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स से प्रोबेबिलिटी, आप इसको यहीं पे लिखिए, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट, इसमें आप ऐसे लिखिए -1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट -1 लेस देन z लेस देन 0, तो मतलब ये वाला एरिया हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 0.5, तो दोनों को मैंने बीच में प्लस का साइन दिखाया, तो इसलिए मैं ये आपको सिंपल करवा रहा था, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे लिखिए कि भाई 0 से छोटी और -1 से बड़ी, यहाँ पर क्या है 0.5 से छोटी और 0 से बड़ी, तो दोनों को प्लस करना है। तो 1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू, अब देखिए टेबल के केस में आप क्या करेंगे, 1 के आगे कोई पॉइंट नहीं है, तो हम इसको 1.00 लिख सकते हैं, तो 1.0, तो ये रहा वैल्यू, ठीक है ना, सॉरी ये 0.1 की है, तो 1.0, ये रहा 1.0, 1.0 के 0 में तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, 0.3413, ये 0.1 है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए -1 की वैल्यू, तो -1 की वैल्यू कैसे आएगी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.00, तो देखिए 1.0 का 0, तो 0 ये रहा, तो 3413, तो ऐसे करेंगे, और 0.5, तो 0.5 आगे 0 वगैरह कुछ नहीं, तो हम 0.5 को कैसे लिखेंगे, 0.50, तो 0.50 की वैल्यू कितनी है, 0.1915, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल मैंने आपको वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू आ रही थी 0.3413 और इसकी वैल्यू आपको आ रही थी 0.1915, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको मेन समझ में आना चाहिए ये शेडेड एरिया कैसे निकालना, और फिर ये लिखना तो आप फिर भी सिंपल कर सकते हो, क्योंकि कई केस में हम यहाँ तक लिखते हैं, फिर हमें आगे इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन अगर आप दोबारा देखेंगे, कह रहा है -1 से छोटी वैल्यू, ठीक है ना, -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी किसकी वैल्यू है, z की, और 0 से छोटी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज म्यू की वैल्यू हमारी 0 होती है, और इस केस में क्या है, 0 पहले आया, क्योंकि 0 से आप कह सकते हो बड़ी वैल्यू z की, लेकिन z की वैल्यू क्या होगी, 0.5 से छोटी, तो मतलब ये इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है,
तो आई होप इट इज क्लियर टू यू विद क्वेश्चन नंबर 1 हाउ टू डू दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, इसलिए कई बार क्या होता है व्हेनेवर वी आर राइटिंग वी ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल, तो उसी चक्कर में कई बार ये कटिंग्स भी होती हैं, ये आपकी भी होंगी जब तक आप इस पे पूरी मास्टरी नहीं लेंगे, बट फॉर एक्सप्लेनेशन वी ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। Now let me discuss with another question, question number 2. But this question I won't be solving the entire question. मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको वैल्यूज निकालना बताऊंगा, z की वैल्यू और एरिया। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपका ये आंसर क्या आ रहा है, देन आई विल सजेस्ट कि वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने सिंपल दिया था, अब मैंने इसको क्वेश्चन सिचुएशन फॉर्म में दिया है, तो उसमें हम कैसे करेंगे। तो प्लीज मैं आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि आपका क्या आंसर आया है, ताकि मुझे भी पता लगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो देखिए, अब प्रोजेक्ट यील्ड्स एन एवरेज, तो आप फिर भी सिंपल कर सकते हो, क्योंकि कई केस में हम यहाँ तक लिखते हैं, फिर हमें आगे इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। लेकिन अगर आप दोबारा देखेंगे, कह रहा है -1 से छोटी वैल्यू, ठीक है ना, -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी किसकी वैल्यू है, z की, और 0 से छोटी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज म्यू की वैल्यू हमारी 0 होती है। और इस केस में क्या है, 0 पहले आया, क्योंकि 0 से आप कह सकते हो बड़ी वैल्यू z की, लेकिन z की वैल्यू क्या होगी, 0.5 से छोटी, तो मतलब ये इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू विद क्वेश्चन नंबर 1 हाउ टू डू दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, इसलिए कई बार क्या होता है व्हेनेवर वी आर राइटिंग वी ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल, तो उसी चक्कर में कई बार ये कटिंग्स भी होती हैं, ये आपकी भी होंगी जब तक आप इस पे पूरी मास्टरी नहीं लेंगे, बट फॉर एक्सप्लेनेशन वी ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। Now let me discuss with another question, question number 2. But this question I won't be solving the entire question. मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको वैल्यूज निकालना बताऊंगा, z की वैल्यू और एरिया। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपका ये आंसर क्या आ रहा है, देन आई विल सजेस्ट कि वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने सिंपल दिया था, अब मैंने इसको क्वेश्चन सिचुएशन फॉर्म में दिया है, तो उसमें हम कैसे करेंगे। तो प्लीज मैं आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि आपका क्या आंसर आया है, ताकि मुझे भी पता लगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो देखिए, अब प्रोजेक्ट यील्ड्स एन एवरेज कैश इनफ्लोज ऑफ 550 lakhs and standard deviation cash flow of 110 lakhs. Calculate the following probabilities assuming normal distribution. Cash flow will be more than 675 lakh, first part. Cash flow will be more than 450 lakh, second part. And third part would be cash flow will be between rupees 425 and 750 lakhs. तो देखिए, अब इसमें ग्रेटर देन लेस देन नहीं दिया हुआ है, इसमें वैसे वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो मैं इसको और थोड़ा ट्रिकी करने के लिए, जैसे पहला पार्ट था कैश फ्लो विल बी मोर देन 675 lakhs, सेकेंड पार्ट भी कैश फ्लो विल बी मोर देन, तो दोनों मोर देन नहीं करते, लेट्स से हम इसको चेंज करके लेट अस मेक इट लेस देन। तो सेकंड केस में वी आर टेकिंग कैश फ्लो विल बी लेस देन रुपीज 450 lakhs। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं दिया हुआ, तो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक प्रोजेक्ट था, उसका एवरेज कैश इनफ्लो, तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, म्यू, दैट इज गिवन टू यू 550 lakhs में लिख लीजिए आप इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली आपको गिवन है 110 lakhs। नाउ ए पार्ट, कैश फ्लो विल बी मोर देन 675 lakhs। तो अगर आप चेक करेंगे तो पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ऐसे ग्रेटर के साइन दिए हो, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 675, और हम सिंपल लिखेंगे लेट x बी द रैंडम वेरिएबल। मैं आपको सिर्फ हेल्प करूंगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑन ग्राफ, बट आप वैल्यूज आप खुद कमेंट करेंगे नीचे निकालकर कि क्या आया। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ। तो हम इसमें z का फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दिस इज 675 माइनस 550 डिवाइड बाय 110। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसके अंदर हो जाएगा। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये हमारा पॉइंट आएगा 1.14। तो अगेन ये हमारा बेल शेप कर्व है, ये म्यू है,
ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है ग्रेटर, तो 1.14, तो 1.14 लेट से मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 675 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी z greater than 1.14. Now what you have to do? You have to find out 1.14 से बड़ी वैल्यू, तो 1.14 से बड़ी, बड़ी मतलब ये वाली वैल्यू, गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें पता है ये वाला जो टोटल एरिया होता है ये 0.5 होता है, ये पता है, लेकिन वो कहता है 1.14 से बड़ी, तो इसका मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला नहीं निकालना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर यहां से पूरा एरिया 0.5 होता है लेकिन आपको ये वाला एरिया उसमें से नहीं लेना, तो आप कैसे निकालेंगे इस केस में, हाउ वुड यू फाइंड आउट। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे, सिंपल करके मैं आपको बता देता हूं। हम लिखेंगे 0.5, क्योंकि 0.5 टोटल वैल्यू है हमारी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन, हमें 1.14 से वैल्यू कम चाहिए, क्योंकि 1.14 से इधर की वैल्यू आएंगी म्यू तक। तो आपको क्या करना है, 0.5 में से, टेबल में आप अपने आप चेक करेंगे, 1.14 जो वैल्यू आएगी उसमें से 0.5 में से उसको माइनस कर दो कि हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 0.5 म्यू से लेकर पूरा वैल्यू 0.5 होता है। लेकिन वो कहते हैं हमें जो आंसर चाहिए 1.14 से बड़ा चाहिए, बड़ा मतलब राइट साइड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 में से ये जो 1.14 से छोटी वैल्यू है, छोटी मतलब जो लेफ्ट में आएगी, उसको माइनस करना होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया 0.5 में से हम क्यों माइनस कर रहे हैं। तो 1.14 की वैल्यू आप टेबल में से पीछे चेक कर सकते हैं और आप मुझे फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सेकंड क्या है, कैश फ्लो विल बी लेस देन 450 lakhs। तो सेकंड पार्ट हमने क्या बोला, कैश फ्लो विल बी लेस देन 450 lakhs। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 450। तो अब आप खुद ही करेंगे, मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ। z इज इक्वल टू, अगेन वन वैल्यू है, 450 माइनस 550 डिवाइड बाय 110। तो जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ माइनस 0.91। तो ये हमारा म्यू है, वैल्यू आई हमारी 0.91 और लेट्स से 0.91 नेगेटिव। अब वो क्या कह रहा है, x की वैल्यू 450 से एक छोटी वैल्यू, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन 450 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन 450। 450 से छोटी वैल्यू, 450 से छोटी वैल्यू, और हम इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी z लेस देन माइनस 0.91। ये हमारा हो गया 0.91। तो 91 से छोटी वैल्यूज आपको यहां मिलेंगी, कहां पर, छोटी लेफ्ट साइड में। तो यहां पर भी, जब यहां पर आता तब भी लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यूज होती हैं। तो अगेन अब आपको समझ जाना चाहिए ये पूरा एरिया हमारा कितना होता है, 0.5। तो हम सेम लिखेंगे 0.5 माइनस, क्योंकि 0.5 टोटल एरिया होता है, उसमें से हमें ये वाला एरिया माइनस करना। तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 0.91। माइनस और प्लस की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लस माइनस एक ही वैल्यूज होती हैं। ये तो सिर्फ हमें एरिया निकालने में हेल्प करती है। तो अगेन आप 0.91 की वैल्यू फाइंड करेंगे और 0.5 में से माइनस करेंगे और आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। आप तीनों आंसर लिखेंगे, ए बी सी, तीनों में क्या क्या आंसर आपको मिल रहा है। 0.5 का लॉजिक मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट जो हमारा इसके अंदर था वो कह रहा है कि कैश फ्लो बिटवीन, तो कैश फ्लो किसके बिटवीन होने चाहिए, 425 एंड 750। तो एक दो वेरिएबल वाला आ गया, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी 425 लेस देन x लेस देन 750। तो अगेन हम z1 की वैल्यू निकालेंगे एंड z2 की, क्योंकि हमारा x1 कितना हो गया 425 एंड x2 कितना हो गया हमारा 750। तो हाउ वुड बी फाइंडिंग इट, 425 माइनस हाउ मच 550, 2 से छोटी, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था
तो आपको क्या करना है, दोनों की वैल्यू निकालनी है, 1.14 और 1.82 दोनों की वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है, ऐड करना है, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इसका क्या आंसर आएगा तीनों पार्ट का। तो मैं बस इसको लिख के दिखा देता हूँ। अब इसमें लिखते कैसे हैं इसको, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये तो बता ही दिया था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 425 लेस देन x लेस देन 750 इक्वल्स टू लेट्स से प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगेन 1 माइनस 1.14 लेस देन z लेस देन 1.82। तो सिंपल आपको यही लिखना है। तो बस आप लास्ट में नेक्स्ट में रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी माइनस 1.14 लेस देन z लेस देन 0। ये 0 मैंने आपको बताया था कि 1.14 से बड़ी वैल्यू लेकिन 0 तक z की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 1.82। तो इसका मतलब 1.82 से छोटी वैल्यू अप टू म्यू। तो इन दोनों की वैल्यू आप निकालेंगे 1.14 की और 1.82 की, और आप नीचे अपना आंसर मेंशन करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ normal distribution I am able to explain you, but please you have to practice it thoroughly। बट जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे मेंशन कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और आप प्लीज़ सेकंड क्वेश्चन का आंसर जरूर मेंशन कीजिए तीनों पार्ट का, कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। अगर आपका ऑलमोस्ट सही आएगा तो इसका मतलब आई विल बी मेक श्योर दैट कि भाई आपको ये टॉपिक समझ में आया, एंड आई विल मेक मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।